हाय एवरीवन। सो हमारा यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम चल रहे हैं यूनिट फर्स्ट की तरफ, जो कि हमें पहले कर लेना चाहिए। मतलब पहले हमें यूनिट वन से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन इसके जो बेसिक्स थे वो एक्चुअली चैप्टर वन में थे, इसलिए हमने पहले यूनिट सेकंड कंप्लीट करी थी। ओके, यूनिट सेकंड में हमारे दो चैप्टर आए थे इस बुक के। चैप्टर वन आया था और चैप्टर टू आया था। चैप्टर टू पूरा कार्नो इंजन और हीट इंजन पे था। चैप्टर वन हमने देखा ही था, अभी सारा इंटरेक्शंस जो थे, थर्मल इंटरेक्शंस वगैरह वो सब थे। ये दोनों चैप्टर मिला के बनता है यूनिट टू, विच वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू यूनिट वन। ठीक है, अब अपन यूनिट फर्स्ट पे चल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में आपका मोस्ट प्रोबेबली शायद एक ही चैप्टर है, विच इज चैप्टर नंबर थ्री। तो ये जो एक चैप्टर है ये अपने आप में एक पूरी यूनिट कवर करता है, विच इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके इनिशियल कुछ टॉपिक्स हैं, वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, हो सकता है आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा बार समझने की कोशिश करना पड़े, बट वो आ जाएंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग के दो तीन टॉपिक ही हैं, उसके बाद जो चैप्टर है वो इजी है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक यूनिट कंप्लीट कर रहा है तो दो चैप्टर पढ़ने की बजाय आई वुड सजेस्ट कि, मतलब वैसे तो सब कुछ ही पढ़ना है, बट अगर आप 5 में से 4 यूनिट पढ़ के जाते हैं तो इससे करके जरूर जाइएगा, क्योंकि एक ही चैप्टर है इसलिए। चलिए, चैप्टर का नाम है हमारा यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाता है, तो इसलिए हिंदी में इसका नाम है व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं, साम्यावस्था प्रतिबंध, गिब्स एनर्जी, क्लासिक क्लेपेरॉन इक्वेशन, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंथ। मैंने कहा था ना कि हमारे पास ये सारे टर्म उस वक्त आए थे, पर मैंने कहा था इनकी जो डेफिनेशन, इनकी जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो अब हम करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है जनरल थर्मोडायनेमिक इंटरेक्शन, और ये सारी गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, मैक्सवेल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिक क्लेपेरॉन इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली इसी नाम से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑन एक्सटर्नल पैरामीटर्स। अवस्थाओं की संख्या की बाह्य प्राचलों पर निर्भरता को समझाइए। एक एक लाइन इसकी आपको ध्यान से सुननी है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो नोट्स के लिए तो वैसे जैसे मैं डिस्प्ले करती हूँ कर दूंगी, बट आप ये मत देखिए कि सामने डिस्प्ले हिंदी में हो रखा है, क्योंकि मैं हर लाइन को पढ़ती हूँ, और जब पढ़ते वक्त जो है वो मैं उसमें जो फिजिक्स के टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही यूज करती हूँ। सो प्लीज इसको एक हैजल मत समझिए। ठीक है, सो देखो, जब हमारे पास एक मैक्रो सिस्टम किसी दूसरे मैक्रो सिस्टम से इंटरेक्शन करता है, तो हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था कि उसमें थर्मल इंटरेक्शन भी होता है, साथ साथ में मैकेनिकल इंटरेक्शन भी होता है। ये चीज हमने यूनिट टू के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब आप याद कीजिए जो मैकेनिकल इंटरेक्शन था वो कैसे हो रहा था। वो तब हो रहा था जब कुछ पैरामीटर्स, जिन्हें हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स बोले थे उस टाइम पे, उनको चेंज करने की वजह से हो रहा था। इफ यू रिमेंबर, जब हमने ये पढ़ा था तो हमने यांत्रिक अन्योन्य क्रिया यानी मैकेनिकल इंटरेक्शन जब पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये इंटरेक्शन होने के लिए एक्सटर्नल पैरामीटर का चेंज होना जरूरी है। करेक्ट, तो हम यहाँ पे इन्हें क्या नाम दिए थे, एक्सटर्नल पैरामीटर। यानी ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है उसी यूनिट का, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। और एक्सटर्नल पैरामीटर के कुछ एग्जाम्पल भी हमने उस यूनिट में पढ़ लिए थे, जिसमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ आया था। चलिए अब जनरलाइज करते हैं। तो माना, हमने मान लिया कि हमारे पास केवल एक एक्सटर्नल पैरामीटर है x, और सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और अगर उसको चेंज करने के बाद हमने देखा कि हमने, हमारा जो सिस्टम है उसमें एक एनर्जी रेंज ली है, और वो एनर्जी रेंज कौन सी है, E से लेके E प्लस डेल्टा ई। यानी एनर्जी में हमारा एक लेवल है E जो यहाँ पर है, और एक लेवल हमारा E है जो यहाँ पे है E प्लस डेल्टा ई। ये पूरी की पूरी रेंज है, और इस रेंज में बहुत सारे एनर्जी के लेवल हैं। ठीक है, तो इसमें जो अवस्थाओं की संख्या है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने ओमेगा बोला। अब प्रीवियस यूनिट में हम पढ़ चुके हैं कि जो अवस्थाओं की संख्या होती है वो एक तो एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, और क्योंकि यहाँ पे यांत्रिक अन्योन्य क्रिया हो रही है तो वो एक्सटर्नल पैरामीटर पर भी डिपेंड करती है, और एक्सटर्नल पैरामीटर कौन सा है, एक्स। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अवस्थाओं की संख्या है ओमेगा, वो किस किस का फंक्शन हो गया, एनर्जी का और एक्स का। आई होप इक्वेशन वन तक आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो
क्लियर पिक्चर माइंड में रखते जाइए। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिस्टम लिया है, उसमें एक रेंज ली है एनर्जी E से लेके E प्लस डेल्टा E, जिसमें बहुत सारी अवस्थाएं आ गई, और वो सारी अवस्थाएं कौन सी है, एक्सेसिबल है, इसलिए उसको डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से। ओमेगा जो है वो E पर भी डिपेंड करता है और X पर भी डिपेंड करता है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 में लिख दिया कि ओमेगा जो है वो E और X का फंक्शन है। अब हम सिस्टम के किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे डिपेंड विचार करते हैं, और उस लेवल को हमने नाम दे दिया R। मतलब कि यहाँ पर एनर्जी लेवल जो E है उसको, वो कौन से नंबर का है, मान लीजिए ये फर्स्ट लेवल का एनर्जी लेवल, ये सेकंड नंबर का एनर्जी लेवल, ये थर्ड नंबर का एनर्जी लेवल, इसी तरह से कोई R नंबर का एनर्जी लेवल है, तो R नंबर का एनर्जी लेवल अपन ने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि उसकी जो एनर्जी होगी आरथ लेवल है, क्योंकि देखो फर्स्ट लेवल की एनर्जी लेवल मान लीजिए E1 है, सेकेंड लेवल की एनर्जी कितनी है, E2 है, तो R नंबर का जो लेवल होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, ER होगी, करेक्ट। ये जो ER है ये किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। यानी कि जब हम बाह्य प्राचल को x को चेंज कर देंगे, तो मान लीजिए x में जैसे ही परिवर्तन करते हैं, पहले ER की वैल्यू मान लीजिए 2 जूल थी, तो जैसे ही आपने x में परिवर्तन किया, इसकी एनर्जी बढ़ के या तो 3 जूल हो गई या घट के 1 जूल हो गई। तो जो आपका एक्सटर्नल पैरामीटर है, जब हम उसको बदलेंगे तो हमारे एनर्जी लेवल की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या कर दिया कि जो E है, अगर वो आरत एनर्जी लेवल है, और आरत की बात नहीं है, E1 जो है वो भी x का फंक्शन है, E2 भी x का फंक्शन है, और ER भी x का फंक्शन है, तो इन जनरल जो एनर्जी है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, x का फंक्शन हो जाएगा। अब अगर ये x का फंक्शन हो जाए, तो इसमें कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो सीधा सीधा क्या चेंज होगा, ER में चेंज होगा, और ER में चेंज कितना होगा, तो देख लीजिए जब x में dx का परिवर्तन किया जाए तो इससे एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो एनर्जी में चेंज को हम लिख देते हैं dr से, और वो DER जो है वो कितना होगा, डेल्टा ER अपॉन डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा आएगा, डेल्टा ER अपॉन डेल्टा x अपॉन इंटू dx। कैसे, इसका ये मतलब है कि x में जो परिवर्तन कर रहे हैं, अगर x में डेल्टा x का परिवर्तन करने से एनर्जी लेवल में चेंज होता है डेल्टा ER का, तो dx परिवर्तन करने से कितना चेंज होगा, वो होगा डेल्टा ER अपॉन डेल्टा x इंटू dx। सिंपल सा 9/10 का नियम लगाया है कि डेल्टा x परिवर्तन से ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है डेल्टा ER, तो dx परिवर्तन करने से कितना परिवर्तन होगा, इतना, तो ये परिवर्तन यहाँ लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, यानी ये जो रेंज है, कौन सी रेंज है, डेल्टा ER अपॉन डेल्टा x, इसको हमने एक नए पैरामीटर से डिनोट कर दिया, और ये पैरामीटर बोल दिया कैपिटल X, और क्योंकि हम आरत लेवल की बात कर रहे हैं तो ये हमने नाम दे दिया XR। तो XR को हमने क्या रखा है, ये वाला रखा है, इक्वेशन नंबर 3। दैट्स इट। आपके पास यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, क्योंकि जो एक्सटर्नल पैरामीटर है, अगर हम उसमें एक फिक्स चेंज कर देते हैं, मतलब x पैरामीटर की वैल्यू मान लीजिए पहली थी 2, और x पैरामीटर वॉल्यूम भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, तो इसलिए मैं अभी यूनिट नहीं लगा रही हूँ, मैं बस इसकी इनिशियल वैल्यू बना रही हूँ 2, और मान लीजिए मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया 0.2 का, तो 0.2 का इसमें चेंज कर दिया, तो 0.2 जो है dx की वैल्यू हो गई, क्योंकि x की वैल्यू तो कितनी है 2, और उसमें परिवर्तन कितना किया है dx का, तो परिवर्तन कितना कर दिया 0.2 का। सेम परिवर्तन के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल जो हैं उनकी ऊर्जाओं में जो परिवर्तन होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए XR का मान भी अलग अलग हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब x में परिवर्तन किया 0.2 से, तो उसमें एनर्जी E1 की वैल्यू है, उसमें परिवर्तन 0.1 हो सकता है, E2 में परिवर्तन 0.3 से हो सकता है, ER में परिवर्तन 0.4 से हो सकता है, यानी कि, और इसके करस्पॉन्डिंग भी x में परिवर्तन 0.2 का है, इसमें भी 0.2 का है, इसमें भी 0.2 का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक्सटर्नल पैरामीटर है उसमें सेम परिवर्तन होने के बावजूद ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी एनर्जी लेवल में जो चेंज आए वो सेम अमाउंट का आए, सब में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का चेंज आ सकता है। यहां तक आई होप बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं ith सब सिस्टम में
ऊर्जा स्तरों की संख्या में परिवर्तन। यानी कि हमारा जो सिस्टम है बड़ा सिस्टम है, हमने क्या किया उसको छोटे छोटे सिस्टम में बांट लिया। ये सिस्टम नंबर 1 मतलब सब सिस्टम, उपनिकाय, पहला उपनिकाय, दूसरा उपनिकाय, तीसरा उपनिकाय, ऐसे ही आई नंबर का उपनिकाय। तो कोई आईथ नंबर का सब सिस्टम ले लिया और उसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल आ जाएंगे। उन एनर्जी लेवल की संख्या में कितना परिवर्तन होगा। रिमेंबर वन थिंग, अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि केवल एक ऊर्जा स्तर है, उसकी एनर्जी 2 जूल से चेंज होके मान लीजिए 2.1 हो गई है, ठीक है। यानी कि एक एनर्जी लेवल की, अभी तो हमने एनर्जी में परिवर्तन देखा है, अब हम ये कह रहे हैं कि एक निकाय में बहुत सारे ऊर्जा स्तर आए हुए हैं, उनकी संख्या में कितना परिवर्तन होगा प्राचल के परिवर्तन से। तो दोनों टॉपिक में अंतर समझ में आया। अभी तक जो पढ़ा है कि एनर्जी का लेवल एक ही है पर उसकी एनर्जी कितने मैग्नीट्यूड से चेंज हुई है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिस्टम में बहुत सारे एनर्जी लेवल है। पहले संख्या 5 थी, यानी जो आयत निकाय था उसमें 5 ऊर्जा स्तर थे। अब हमने एक्स प्राचल में परिवर्तन कर दिया है, तो अब वो संख्या 5 से घट के 3 हो गई या 5 से घट के 7 हो गई। अब हम संख्या में परिवर्तन पर डिस्कशन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो एक्स आर के परिवर्तन को समझने के लिए एक्स आर के संभावित मानों को डेल्टा एक्स नियत परास के अल्पांशों में विभाजित करते हैं। ये लाइन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें ये देखिए कि माना आपके पास यहां पर क्या है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स हमारा बताता है एनर्जी में एक्स के सापेक्ष में कितना परिवर्तन हुआ। एक लेवल की एनर्जी में एक्स पैरामीटर के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ वो बता रहा है एक्स, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ith सब सिस्टम ले लिया, इसलिए इस x के ऊपर एक बार i लगा देते हैं और इस i का मतलब सिर्फ इतना है कि ith सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, ith सब सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, xi और xi प्लस डेल्टा x के बीच में मान लीजिए ऊर्जा स्तरों की संख्या, ओरिजिनल संख्या कितनी है, ओमेगा EX। अब ओमेगा के ऊपर हमने क्या लगा दिया, I लगा दिया। सो बेसिकली हम यहां पर ये करना चाह रहे हैं, कि कैपिटल X ith सब सिस्टम के लिए लिया और इसमें चेंज किया, इसमें रेंज ऐड कर दी। मतलब बेसिकली ये रेंज है और इस रेंज में हमारे पास बहुत सारे ऊर्जा स्तरों की संख्या आ गई और वो संख्या जो है उसे हम लिखना चाह रहे हैं ओमेगा। लेकिन ओमेगा हमें पता है, पूरा ओमेगा तो क्या है, कंप्लीट सिस्टम के लिए है। लेकिन यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, ith सब सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इस ओमेगा को हमने पहले ही देखा, ये किसका फंक्शन था, E और X का फंक्शन था। पर क्योंकि हम ith सब सिस्टम की बात कर रहे हैं इसलिए अब जो ये एनर्जी लेवल का नंबर है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओमेगा के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, I लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो xi और xi प्लस डेल्टा x के बीच में ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी है, ओमेगा I EX, ठीक है। अब इन ऊर्जा स्तरों की विशेषता क्या है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब x में dx परिवर्तन होता है तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर में एनर्जी का परिवर्तन कितना होगा, xi dx होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो आपका एक्सटर्नल पैरामीटर है स्मॉल x, जब भी हम उसमें परिवर्तन करेंगे dx तो हर एनर्जी लेवल कौन सा, E1 E2 ऐसे करके ER, हर एनर्जी लेवल में जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कितने का होगा, xi dx का होगा। क्योंकि हमने देख लिया कि जब x में परिवर्तन होता है dx का तो एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो कितने का होता है, डेल ER का। और हमने देख लिया था कि कैपिटल X जो था वो कितना था, डेल ER अपॉन डेल x था। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर जाइए, ये देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन नंबर 2 को ये कहना चाह रहा है कि जब x में परिवर्तन होता है dx से तो प्रत्येक एनर्जी लेवल में परिवर्तन कितना होगा। तो जब x में dx परिवर्तन होता है तो ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, DER, और वो कितना हो रहा था, XR dx हो रहा था। अब हम ith सब सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम में परिवर्तन कितना हो जाएगा, XI dx हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, यस, यहां से देखिए
इक्वेशन 2 से एनर्जी में प्रत्येक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन कितना होगा, एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स आई पॉजिटिव है तो वे सभी ऊर्जा स्तर, वो सारे एनर्जी लेवल जिनकी पहले एनर्जी जो थी वो E और E माइनस एक्स आई डी एक्स के बीच में थी, उनकी एनर्जी बढ़कर E और E प्लस एक्स आई डी एक्स के बीच में आ जाएगी। ये लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्स आई आपका पॉजिटिव है तो इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हमने देखा है कि एक एनर्जी लेवल जो था पहले था ई आर, करेक्ट। हमने एक्स में परिवर्तन किया dx और उससे इसमें परिवर्तन कितना हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया एक्स dx का। अब ये एक्स dx जो है वो बढ़ भी सकता है और ये एक्स dx जो है वो घट भी सकता है। अगर एक्स dx बढ़ गया तो ये एनर्जी लेवल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अगर एक्स dx घट गया तो ये एनर्जी लेवल नीचे शिफ्ट हो गया। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये एनर्जी लेवल बढ़ के ऊपर चला जाएगा और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये एनर्जी लेवल बढ़ के घट के नीचे आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। अब आपके पास में यहाँ पर 3 लेवल हो जाते हैं। इसका मतलब एनर्जी लेवल E थी तो इसका एनर्जी लेवल, अगर ये x पॉजिटिव हुआ तो ये लेवल बढ़ के यहाँ जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E प्लस एक्स डी एक्स। और अगर इसकी वैल्यू घट गई यानी कैपिटल X अगर नेगेटिव हुआ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E माइनस एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर ये कह रहा है एनर्जी E लेवल को इसने यहाँ पे रखा, एनर्जी E लेवल को इसने यहाँ पे रखा जो हमने यहाँ पे बनाया था, और नीचे वाला जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे है E माइनस एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो रेंज है उसको पूरी रेंज को इसने क्या बोला है, एक्स डी एक्स, कैपिटल एक्स डी एक्स बोला है। तो कैपिटल एक्स डी एक्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E माइनस एक्स डी एक्स। तो इस लेवल को हम बोल सकते हैं E माइनस एक्स डी एक्स। और इन दोनों के बीच में ये कह रहा है भरा हुआ है, दिख रहा है आपको, बहुत सारी लाइनें दिख रही है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे एनर्जी लेवल यहाँ पे आ गए हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव हुई, कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ई में कोई टर्म ऐड होगा। तो कोई सा भी लेवल जो इस रेंज में है, कोई सा भी लेवल जो इस रेंज में है, पिक्चर यहाँ पर बनाती हूँ, यहाँ पर आपको ज्यादा समझ में आएगी। यानी कि देखिए आपका एनर्जी लेवल ई था और आपका यहाँ पे है ई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये कह रहा है कि ऐसा कोई सा भी एनर्जी लेवल जो पहले किस में था, E और E माइनस एक्स डी एक्स की रेंज में है, कोई सा भी एनर्जी लेवल जो इस रेंज में मौजूद है, अगर प्लस एक्स पॉजिटिव हुआ तो इसमें इस वाले लेवल को मैं नाम दे देती हूँ, मान लीजिए ई प्राइम नाम दे देती हूँ। तो ये कहना चाह रहा है कि बीच में अगर इस रेंज में कोई सा भी एनर्जी लेवल होता है तो उसमें परिवर्तन होगा, कितने का परिवर्तन होगा उसमें, प्लस का एक्स डी एक्स। और आप जानते हो अगर प्लस का एक्स डी एक्स हो गया तो वो इस ई को क्रॉस करके यहां पर कहीं पर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई प्राइम प्लस एक्स डी एक्स। ये ई को क्रॉस क्यों कर गया, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए ये इसको क्रॉस इसलिए कर गया क्योंकि अगर वो लेवल यहां तक होता, अगर लेवल यहाँ पे होता और इसमें प्लस एक्स डी एक्स का परिवर्तन हो जाता तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, E माइनस एक्स डी एक्स है। इसमें प्लस डी एक्स जोड़ोगे तो कहां पे पहुंचोगे, E पे पहुंचोगे। तो अगर बीच में कोई लेवल मैंने ले लिया तो उसमें अगर मुझे प्लस का एक्स डी एक्स जोड़ना है तो प्लस का एक्स डी एक्स इतनी रेंज जोड़नी पड़ेगी और वो आपका कहाँ निकल जाएगा, E से बाहर निकल जाएगा और कहां पर पहुंच जाएगा, यहाँ पे प्लस का एक्स डी एक्स है तो वो अब इस रेंज में पहुंच जाएगा। तो एक बात ये कह सकते हैं कि अगर स्मॉल x में dx परिवर्तन हो जाए तो वो सारे एनर्जी लेवल जो E से E माइनस एक्स डी एक्स रेंज में थे अब वो शिफ्ट होके E से E प्लस एक्स डी एक्स में, क्योंकि ये लेवल क्या आ जाएगा, E प्लस एक्स डी एक्स लेवल में आ जाएगा। अब इस लाइन को वापस पढ़ते हैं, अभी ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी। अब ये लाइन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे यदि x धनात्मक है, यदि x पॉजिटिव है तो वे सारी एनर्जी लेवल जो E से लेके E माइनस एक्स डी एक्स के बीच में हैं वो बढ़कर किस में आ जाएंगे, E से E प्लस एक्स डी एक्स में आ जाएंगे, करेक्ट। और यही डायग्राम यहाँ पर बता रखा है। तो डायग्राम को भी एक बार मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पर 3 लेवल इसने ऊपर शिफ्ट किए हैं, 3 लेवल किए हैं। देखो एक लेवल यहाँ पे था, रेड में था, उसमें परिवर्तन किया तो वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। एक लेवल यहाँ पे था,
पहले से ऊपर था तो शिफ्ट होके वो यहाँ पे आ गया, और एक लेवल यहाँ पे था तो वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो ये जो इनिशियल लेवल थे, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3, ये पहले किस में थे? E माइनस एक्स dx में। और ये लेवल 1 यहाँ पे आ गया, ये लेवल 2 यहाँ पे आ गया, और ये लेवल 3 आ गया, यानी ये किस में चले गए? E प्लस एक्स dx में। यही लाइन ये कहना चाह रहे हैं। अब क्योंकि प्रति एकांक ऊर्जा परास स्तरों की संख्या ओमेगा डेल्टा ई है, यानी कि यहां पर कहना चाह रहा है प्रति एकांक ऊर्जा परास की संख्या। तो ये भी समझा देती हूं। अगर मान लीजिए डेल्टा ई रेंज में, डेल्टा ई रेंज में, क्योंकि ध्यान रखिएगा आपने शुरू में इस लेक्चर को वापस बैक करके देखना, हमने कहा था ई से लेकर ई प्लस डेल्टा ई रेंज में, ई से लेकर ई प्लस डेल्टा ई रेंज में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी है? ओमेगा आई ई एक्स है, ये है राइट। तो इसका मतलब दोनों के बीच की रेंज कितनी हुई? डेल्टा ई तो हुई, करेक्ट। तो डेल्टा ई रेंज में अवस्थाओं की संख्या अगर ओमेगा आई है, अगर ओमेगा आई है डेल्टा ई एनर्जी रेंज में, डेल्टा ई एनर्जी रेंज में अवस्थाओं की संख्या इतनी है, तो एकांक रेंज में यानी यूनिट रेंज में, यूनिट रेंज में आपके पास कितनी हो जाएगी? यूनिट रेंज में आपके पास कितनी हो जाएगी? ओमेगा अपॉन डेल्टा ई हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा, ये देखिए कितनी हो जाएगी आपके पास? ओमेगा आई ई एक्स अपॉन डेल्टा ई, करेक्ट। सो ये डेल्टा ई एकांक रेंज में इतनी हो जाएगी। और हमने जो रेंज मानी है वो कितनी है? ई के नीचे हमने माना है एक्स डी एक्स, और ई के ऊपर भी हमने माना है एक्स डी एक्स। ये ई प्लस एक्स डी एक्स है और ये ई माइनस एक्स डी एक्स है। तो इस रेंज में जानना चाहूं तो ये रेंज की लंबाई कितनी है? ये रेंज कितनी है? एक्स डी एक्स है। तो अगर डेल्टा ई रेंज में अवस्थाओं की संख्या इतनी है तो एकांक रेंज में इतनी है, और अगर एकांक रेंज में इतनी है तो एक्स डीएक्स रेंज में कितनी होगी? तो एक्स डीएक्स रेंज में होगी ओमेगा आई ई एक्स अपॉन डेल्टा ई को मल्टीप्लाई करना है किससे? एक्स डीएक्स से। और यही मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 5 को देखिए, ये हमने लिखा है ओमेगा आई ई एक्स डेल्टा ई एक्स डीएक्स। तो एक्स डीएक्स परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या ये हो जाएगी, और इसको डिनोट कर देते हैं मान लीजिए अपॉन टो ई से। इस सिंबल को वो, वैसे स्मॉल टो क्या होता है ध्यान रखना, स्मॉल टो को तो हम ऐसा लिख देते हैं, और कैपिटल टो आपका होता है ऐसा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर आई लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक हम आई वे उपनिकाय की बात कर रहे हैं। तो एक्स डीएक्स परास में ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी हो जाएगी? टो आई हो जाएगी। तो देखो टो आई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर टो आई वे उपनिकाय में वो ऊर्जा स्तर हैं जिनकी एनर्जी ई से कम होती है और चेंज के बाद ई से ज्यादा हो जाती है, यानी ये पहले ई के नीचे होते हैं और चेंज के बाद ई के ऊपर चले जाते हैं। सो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब अपने पास ये कंफ्यूजन वाले टॉपिक हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई से ई प्लस डेल्टा ई के बीच में ऊर्जा स्तरों की संख्या में परिवर्तन, क्योंकि हमने अभी तक आई वे उपनिकाय का निकाला है, अब हमें टोटल सिस्टम का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थ्योरी ना पढ़ के सीधा जाइए कि आपने केवल आईएच सब सिस्टम का निकाला है। अगर आपको पूरे सिस्टम का निकालना है, और पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा? टो ई हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास में अगर टो ई है तो वो सारे क्या हो जाएगा? समेशन कर देना है सारे निकाय के लिए, दैट्स इट। तो आपने टो आई की वैल्यू जो अभी ऊपर निकाली है बस वो वैल्यू रखनी है, उस पर समेशन लगाना है। समेशन हमने लगा दिया। अब जिस जिस चीज पे आई लगा हुआ है वो तो समेशन के अंदर रहेगा, और जिस चीज पे आई नहीं लगा हुआ है वो समेशन के बाहर आ जाएगा। तो देखो डीएक्स पे समेशन नहीं लगा हुआ है और नीचे डेल्टा ई पे नहीं लिखा हुआ है, तो डीएक्स समेशन के बाहर आ जाएगा और डेल्टा ई बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास ये दोनों टर्म अंदर रहेंगे, तो इन दोनों टर्म पे आई लगा हुआ है इसलिए इनको अंदर रहने दो। इस टर्म को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो इस समेशन को ब्रैकेट में बंद कर दो। अब अपन को क्या करना है, ओमेगा ई एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ओमेगा ई एक्स से डिवाइड भी कर दो, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में मैं जिस सिस्टम को बोल रही हूं उसको एक साथ लेते हैं, जिसको मैं ब्लू सर्कल में लिख रही हूं। तो ब्लू सर्कल में मैं ले रही हूं ये वाला पार्ट और ये ब्रैकेट वाला पार्ट और ये पूरा वाला पार्ट। तो मैंने कौन कौन सा लिया, मैंने लिया समेशन ओमेगा आई, ब्रैकेट वाला नहीं लिख रही हूं, एक्स आई
और नीचे लिखा है ओमेगा, ये वाला पार्ट लिया है। इस पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए एक बार के लिए एक्स बार से। तो अगर ये पूरा एक्स बार हो जाएगा तो ब्लू कलर वाला पार्ट जो है वो तो हो जाएगा एक्स बार। तो जहां एक्स बार क्या लिया है देखो, एक्स बार आपका क्या है 1 अपॉन ओमेगा, तो ये रहा एक्स बार 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि इसमें आई तो नहीं है, और समेशन ओमेगा आई एक्स आई, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन ओमेगा आई एक्स आई, तो ये तो हो जाएगा एक्स बार। अब इसको एक्स बार लेने के बाद में एक्स्ट्रा टर्म क्या बचे हैं, dx अपॉन डेल्टा ई। तो देखो एक्स बार के साथ में dx भी आ गया, डेल्टा ई भी आ गया, और साथ में जो मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर ओमेगा, ये भी आपका आ गया। तो इक्वेशन 7 जो है आप आई होप आपकी क्लियर आ गई है, और इक्वेशन 8 में आपको एक्स बार की वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पर टो ई की वैल्यू भी आपको इक्वेशन 7 और 8 आपको समझ में आ गया है। इक्वेशन 8 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली ये एक्स बार जो है वो एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। देखो किसी भी चीज में अपन को, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एन, मान लीजिए मेरे पास एन बॉल्स हैं या एन पार्टिकल्स है, और एन पार्टिकल्स की जो मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E1, 3 पार्टिकल है उनकी एनर्जी है E2, 5 पार्टिकल है जिनकी एनर्जी है E3, और मैं आपको पूछूं कि एवरेज एनर्जी क्या है, तो एवरेज एनर्जी का मतलब क्या होता है, टोटल एनर्जी निकालो, तो 2 इंटू E1 प्लस 3 इंटू E2 प्लस 5 इंटू E3, और डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। नंबर कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया है, ऊपर क्या लगाना है अपन को, समेशन लगाना है, क्योंकि प्लस हो रहा है तो समेशन हो जाएगा। समेशन में आपके पास 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो आपको एनर्जी का एवरेज निकालना है तो एनर्जी आ जाएगा, ठीक है, समेशन ई आई आ जाएगा, और आपको नंबर भी निकालना है, तो नंबर को मान लीजिए मैं एन आई बोल देती हूँ, और फिर डिवाइड किससे किया है, डिवाइड आपने केवल नंबर से किया है। तो एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है समेशन एन आई ई आई अपॉन समेशन एन आई। अब नंबर को अपन किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओमेगा से, तो नंबर की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, ओमेगा आई आ जाएगा, और एनर्जी एक पैरामीटर है, पैरामीटर की जगह हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई, और डिवाइड किससे करते हैं, नंबर से करते हैं, तो समेशन ओमेगा आ जाएगा, और समेशन ओमेगा को अपन क्या लिखते हैं, टोटल ओमेगा लिख सकते हैं, जिस पर आई नहीं लगा हुआ होगा। तो इक्वेशन 8 में ध्यान से देखिए, समेशन ओमेगा आई एक्स आई और नीचे ओमेगा है, तो ये कैपिटल एक्स के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने ई आई लिखा था तो ई का एवरेज आया, यहाँ पे एक्स आई है तो ये किसका आ जाएगा, एक्स का एवरेज आ जाएगा। ओके, नाउ इक्वेशन 3 से हम क्या कर सकते हैं, वापस चलते हैं एक्स डीएक्स की वैल्यू। हमने वापस आप बैक करना, शुरुआत में सबसे पहले आप वीडियो बैक करके इक्वेशन 3 देख लेना। इक्वेशन 3 हमें मिला था एक्स आर की वैल्यू मिली थी हमें डेल ई आर अपॉन डेल एक्स, ये मिली थी। तो अगर इसको dx से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे एक्स आर dx जो है वो अगर एवरेज लेना है तो dx में हो जाएगा। इस टर्म को हम डेल्टा w बोल सकते हैं। अब इस टर्म को हमने डेल्टा w क्यों बोला, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन आती है वो डायमेंशन आती है आपकी एनर्जी की डायमेंशन आती है। कैसे, देखो x से जो भी x की डायमेंशन होगी उससे तो x की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचा, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन आएगी, इसलिए हमने इसको वर्क से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने इसको वर्क से ही रिप्रेजेंट क्यों किया, इसलिए हम इस एक्स बार का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं कि हमने इसको वर्क से क्यों रिप्रेजेंट किया। तो ये देखिए, अगर जो बाह्य प्राचल है x, अगर वो डिस्टेंस हुआ, अगर वो डिस्टेंस हुआ तो हम देखते हैं कि x बार जो है उसकी डायमेंशन फोर्स की आएगी। कैसे, x बार dx हमें क्या मिला है, डेल्टा ई आर अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स, ये हमें मिला है। ये कह रहा है कि अगर इस x की विमा डिस्टेंस की आती है तो ये डिस्टेंस अगर हुआ तो यहाँ तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करें कि एनर्जी मिल जाए, डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई करें, केवल फोर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क की डायमेंशन वही होती है जो क्या होती है, एनर्जी की होती है। तो अगर x की जो डायमेंशन है, स्मॉल x की जो डायमेंशन है, अगर वो डिस्टेंस हुई तो x बार की जो डायमेंशन है वो क्या आती है, फोर्स की विमा आती है, और फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने यहाँ पर उसको वर्क डन बोला है। इसी तरह से अगर एक्सटर्नल पैरामीटर आयतन ले लेते हैं, मान लीजिए आयतन ले लेते हैं, तो अगर वो आयतन आ जाएगा तो आयतन को किससे मल्टीप्लाई करें,
कि हमें एनर्जी मिल जाए? डेफिनेटली बात है, हमें वर्क डन पता है, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? पीडीवी। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन कितना होता है? पीडीवी। तो अगर स्मॉल एक्स आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका प्रेशर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। इसलिए हमने एक्स बार के फिजिकल सिग्निफिकेंस में इसको पीडीवी किया है। यहाँ पर जो माइनस का कंसेप्ट है वो अभी आप मत समझिए, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। माइनस वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर घटता है, और वॉल्यूम बढ़ाने सॉरी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर घटाने से वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए माइनस है, बट वो बाद में आ जाएगा। चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हमारा आता है बाह्य प्राचल में परिवर्तन से ऊर्जा स्तरों की संख्या में परिवर्तन कितना होगा।